हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। यहाँ पर आपको ये चार विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बात हुई है एक मोलल जलीय विलयन की। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक मोलल का मतलब क्या होता है। बात हुई है एक मोलल की, तो इसका मतलब आप लोग याद रखिएगा, एक मोलल का मतलब विलेय की मोलों की संख्या वहां पर 1 हो। याद रखिएगा, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी हो, 1 हो। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा विलायक का जो भार होगा वो 1000 ग्राम होगा। विलायक, विलायक यानी कि जल का भार बराबर 1000 ग्राम। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एक मोलर का मतलब विलेय की मोलों की संख्या 1 मोल और विलायक का भार जो है कितना होना चाहिए, 1000 ग्राम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम लोग विलायक के मोल ज्ञात करें तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है इसमें विलायक के मोल, विलायक के मोल। और मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है भार बटे अणुभार। तो ध्यान दीजिए, विलायक का भार कितना है, 1000। ये हो जाएगा विलायक का भार, बट्टे में होता है अणुभार। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर है जल, जल यानी कि H2O। अगर इसका आप अणुभार ज्ञात करते हैं तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन का होता है 1 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन दिया गया, इसका हो जाएगा 16। यानी कि 2 एक कम 2 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। यानी कि इसका अणुभार आ जाएगा 18। तो विलायक के मोल ज्ञात करने के लिए विलायक का भार बटे अणुभार इतना करेंगे। जब 18 से आप इसे भाग करेंगे तो भाग करने पर लगभग इसका मान जो आएगा वो 55.55 के आसपास जो है आ जाएगा, यानी कि इतने मोल। तो ये यहाँ पर जो है विलायक के मोल हो गए। अब आपको ज्ञात करना है यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज। तो आप यहाँ पर सूत्र यूज करेंगे, विलेय का मोल प्रभाज, प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल, और बट्टे में होता है कुल मोल, कुल मोल। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर विलेय के मोल कितने हैं, 1 मोल। पहले आपको बताया गया था कि विलेय के मोलों की संख्या 1 होगी, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे में कुल मोल। कुल मोल का मतलब विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो विलेय के मोलों की संख्या है 1 और विलायक के मोल यहाँ पर है 55.55। तो ये हो जाएगा 1 बट्टे, इसको जब आप इसमें जोड़ेंगे तो 55 में ये वाला एक जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 56.55। अब आपको यहाँ पर इससे भाग करना है। जब इससे आप भाग करेंगे तो लगभग इसका मान आएगा 0.0176 इतना आएगा। और अगर इसे आप शुद्ध करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.017। ध्यान दीजिए, 6 दिया गया, ये अंक 5 से बड़ा है। जब भी शुद्ध करते हैं तो उसके पहले वाले में एक ऐड कर दिया जाता है, यानी कि जहाँ पर 7 है उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 8। यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 0.018। यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी ये जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जल, इसे हम लोग मान लेते हैं ए से, और ग्लूकोज को यहाँ पर हम लोग प्रदर्शित करते हैं बी से। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है मोल प्रभाज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मोल प्रभाज बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ग्लूकोज के मोल प्रभाज ज्ञात करना है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर होगा ग्लूकोज के मोलों की संख्या। इसे आप लिख दीजिए एन बी से, बी का मतलब यहाँ पर बात हो रही है ग्लूकोज की, तो ये हो जाएंगे ग्लूकोज के मोल। इसके अलावा बट्टे में होता है यहाँ पर कुल मोल। कुल मोल का मतलब जल दिया गया और ग्लूकोज दिया गया, तो जल के मोल यानी कि एन ए, इसके अलावा प्लस यहाँ पर ग्लूकोज के मोल यानी कि एन बी।
इस फॉर्मूले का आपको यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पर मोलों की संख्या, यानी कि n का मान आपको ज्ञात करना है। n यहाँ पर जो है ये मोल होते हैं, और इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं भार बटे अणुभार। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर यूज किया जाता है भार बटे अणुभार। ये फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो उसी तरह से ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर बात हुई है जल की, तो जल का भार आपको दिया गया है 90 ग्राम। ये आपको दिया गया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जल का भार, या फिर बोल सकते हैं द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान आपको दिया गया है 90 ग्राम, इतना दिया गया है। इसके अलावा आपको ग्लूकोज का द्रव्यमान दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं ग्लूकोज का द्रव्यमान ये हो जाएगा यहाँ पर 1.8 ग्राम, इतना दिया गया है। यानी कि दोनों के भार दिए गए, आपको अणुभार ज्ञात करना है। तो जल का जो अणुभार होता है, यानी कि जल का अणुभार, या फिर बोल सकते हैं जल का मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान, या फिर आप बोल सकते हैं अणुभार, अभी आपको ज्ञात करना बताया गया था। सूत्र होता है H2O, उसी का प्रयोग करके जब ज्ञात करेंगे तो इसका यहाँ पर मोलर द्रव्यमान आ जाएगा 18 ग्राम। ये आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। इसी प्रकार से ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, जब इसका ज्ञात करेंगे तो इसका मोलर द्रव्यमान जो आएगा वो लगभग 180 ग्राम आ जाएगा। ये आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, इससे जो है कई बार बताया जा चुका है। तो अब ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए NB है, NB का मतलब आपको बताया गया भी यहाँ पर ग्लूकोज के मोलों की संख्या। अगर आपको इसका मान ज्ञात करना है तो आपको बताया गया होता है भार बटे अणुभार। तो ग्लूकोज का भार है 1.8, यहाँ पर है 1.8 बटे इसका अणुभार कितना है 180, ये हो जाएगा यहाँ पर 180 इतना। जब आप इससे भाग करेंगे इसको तो लगभग इसका मान 0.01 मोल आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जल के मोल ज्ञात करने हैं। तो जल के ज्ञात करने के लिए जल का द्रव्यमान कितना दिया गया है 90, ये आपको दिया गया है 90। इसका ध्यान दीजिए यहाँ पर मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार कितना है 18। जब इससे आप इसको भाग करेंगे तो लगभग यहाँ पर 5 बार, यानी कि 18 पंचे 90, तो ये कितना आ जाएगा 5 मोल आ जाएगा। इस प्रकार से अब आपको मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले में मान रख देना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा मोल प्रभाज बराबर, यहाँ पर दिया गया है NB, इसका मान है 0.01, 0.01 बट्टी ध्यान दीजिए NA, इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 0.01, यानी कि ये आएगा 0.01 बट्टे में ध्यान दीजिए इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.01। यहाँ पर ध्यान दीजिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो ये आएगा 1/501 इस प्रकार से। और जब आप इससे इसको भाग करेंगे तो लगभग ये 0.0019 के आसपास जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 0.0019। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका विकल्प नंबर C ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई है शुद्ध जल की मोलरता की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मोलरता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या ग्राम अणुओं की संख्या, यानी कि मोलों की संख्या, ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा बट्टे बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। इस प्रकार से यहाँ पर ये फार्मूला जो है आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर विलयन का आयतन ये जो लिखा जाएगा ये लीटर में लिया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई है शुद्ध जल की। तो अगर यहाँ पर हम लोग जल के घनत्व की बात करें तो जल का घनत्व, जल का जो घनत्व होता है वो आप बता सकते हैं 1 ग्राम
प्रति ml, ये सीजीएस पद्धति में है, या फिर अगर आप एमकेएस पद्धति का यूज करते हैं तो आप बता सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति लीटर। ये हो जाएगा जल का घनत्व। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग जल का द्रव्यमान ज्ञात करें तो जल का द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग 1 लीटर जल की बात करेंगे, यानी कि आयतन जो यहाँ पर इसका कितना लेंगे, 1 लीटर आपको यहाँ पर लेना है। इसके अलावा गुणे घनत्व, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 किलोग्राम प्रति लीटर लेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 1 केजी, यानी कि 1 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम का मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर 1000 ग्राम। ये हो जाएगा यहाँ पर इसका द्रव्यमान। अब आपको ज्ञात करना है यहाँ पर मोल। अब आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे इसमें मोल, और मोल बराबर आपको बताया गया है भार बट्टे अणुभार होता है, भार बट्टे अणुभार। तो अगर आपको यहाँ पर मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप भार किसका यूज करेंगे, यहाँ पर भार आप यूज करेंगे जल का भार, या फिर बोल सकते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है इसका 1000 बट्टे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है 1000 बट्टे में क्या होगा, अणुभार। अणुभार का मतलब ध्यान दीजिए जल का अणुभार कितना होता है, अभी आपको बताया गया था 18। आप ज्ञात भी कर सकते हैं H2O का अणुभार। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हाइड्रोजन 2 है तो 1 गुणे 2, ऑक्सीजन यानी कि 16 बराबर कितना आ जाएगा 18। तो ये यहाँ पर हो जाएगा इसका अणुभार। जब इससे आप इसको भाग करेंगे यहाँ पर तो लगभग ये आएगा 55.56। अगर शुद्ध करके लिखेंगे तो लगभग इतना आएगा, या फिर आप 55.55 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर 2 अंकों तक आप शुद्ध करके लिख देते हैं तो 55.56 से आप लिख सकते हैं। तो ये इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर आप मोलरता ज्ञात करेंगे तो आप लिख सकते हैं जल की मोलरता बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या यानी कि मोल, और आपने मोलों की संख्या यहाँ पर ज्ञात कर ली है, ये हो जाएगी 55.56, इतना हो गया। इसके अलावा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन जो यहाँ पर यूज किया जाएगा लीटर में, तो आपको बताया गया है यहाँ पर हम लोग आयतन कितना लिए थे 1 लीटर, यहाँ पर आयतन जो इसका कितना है 1 लीटर, तो ये इतना आएगा। जब यहाँ पर 1 से भाग करेंगे तो यही आ जाएगा 55.56 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इसका विकल्प नंबर ए जो आपको दिया गया है ये सही हो जाएगा, यानी कि 55.56 ये यहाँ पर जो है सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन है कि किसका वाष्प दाब जो है वो न्यूनतम होगा। यहाँ पर दिया गया पहले बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, अगर इसका हम लोग आयनन करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसका आप आयनन करेंगे तो यहाँ पर आएगा Ba2 प्लस, इसके अलावा हो जाएगा Cl माइनस, इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको इसमें दिया गया है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है NaCl, NaCl, अगर इसका आप आयनन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस और इसके अलावा Cl माइनस, यानी कि इसमें ध्यान दीजिए 2 प्लस आयन है और एक Cl माइनस आयन, यानी कि यहाँ पर जो है टोटल आयन कितने हैं 3, इसमें 3 आयन है, इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, इसका मतलब आयन कितने हैं 2 आयन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फिनॉल दिया गया है और सुक्रोज दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि फिनॉल और इसके अलावा सुक्रोज, इसका जो है आयनन नहीं होता है, ये आप लोग याद रखिएगा कि इनका जो है आयनन नहीं होता है, आयनन नहीं होता है, तो इन दोनों का आयनन नहीं होता है। इसके अलावा BaCl2 का जब आप आयनन करेंगे तो इसमें 3 आयन मिलेंगे, और NaCl का जब आयनन करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 आयन मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर जो BaCl2 है ये अधिक आयन देता है,
और आयन अधिक देता है, इसलिए इसका वाष्प दाब जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि जब आयनों की संख्या अधिक होगी तो वहां पर वाष्प दाब जो होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आयनन अधिक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आयनों की संख्या अधिक है, इसलिए इसका वाष्प दाब जो होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। यहाँ पर दिया गया श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशिक घूर्णन और इसके अलावा पृष्ठ तनाव। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी यानी कि परासरण दाब, ये जो है अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि ये जो है अणुओं या फिर आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, बल्कि उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये जो है अणुओं या फिर आप बता सकते हैं आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है अणुसंख्य गुणधर्म है। इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण जो है अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर दिया गया वाष्प दाब अवनमन, ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। हिमांक अवनमन, ये भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव, ये जो है अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। इसके अलावा परासरण दाब, इसके बारे में भी आपको बताया गया था कि ये जो है अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक जो होगा वो सर्वाधिक होगा। यहाँ पर दिया गया है 1% ग्लूकोज, इसके अलावा NaCl दिया गया है, CaCl2 दिया गया है और सुक्रोज दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको ग्लूकोज दिया गया है और इसके अलावा सुक्रोज भी दिया गया है, और आपको बताया गया है कि ग्लूकोज और सुक्रोज का आयनन जो है नहीं होता है, इसका जो है आयनन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग NaCl की बात करें तो इसका जब आयनन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस और इसके अलावा Cl माइनस, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया CaCl2, इसका जब आयनन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा Ca2 प्लस, इसके अलावा प्लस 2Cl माइनस। इस प्रकार से इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आयन कितने हैं? दो। इसमें आपके दो आयन हैं, एक प्लस और एक माइनस। इसमें आपके दो प्लस हैं और एक माइनस है, इसका मतलब आयन कितने हैं? तीन। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें जो है आपका जो CaCl2 है, इसका आयनन होने पर ये जो है सर्वाधिक आयन देता है, यानी कि ये टोटल 3 आयन देता है, इसलिए यहाँ पर इसका क्वथनांक भी सर्वाधिक होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो है अधिक आयन देता है, इसलिए यहाँ पर इसका क्वथनांक जो होगा वो अधिक होगा, यानी कि इसका विकल्प नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। यहाँ पर दिया गया है पोटेशियम क्लोराइड विलयन, स्वर्ण विलयन, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन और एल्यूमिनियम फॉस्फेट विलयन। तो याद रखिएगा स्वर्ण विलयन, इसका परासरण दाब जो होता है ये सबसे कम होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब जो है किसका होता है, यानी कि सर्वाधिक परासरण दाब किसका होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि Cl दिया गया है, अगर इसका आप आयनन करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा K प्लस, इसके अलावा Cl माइनस, इसके अलावा ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है NH4 का होल थ्राइस और इसके अलावा PO4, इसका अगर आप आयनन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा NH, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया था 4, तो यहाँ पर हो जाएगा NH4 प्लस, यहाँ पर होल थ्राइस लगा था इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3, इसके अलावा प्लस PO4, यहाँ पर होता है 3 माइनस। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है BaCl2, इसका जब आयनन होगा तो ये हो जाएगा आपका Ba2 प्लस और इसके अलावा हो जाएगा Cl माइनस, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर दिया गया है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज, इसका आयनन नहीं होता है, आपको पहले भी बताया गया है, इसका जो है आयनन
नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि इसमें आयन कितने हैं आपके, दो आयन है। इसमें ध्यान दीजिए एक प्लस है और तीन माइनस है, यानी कि इसमें आयन कितने हैं आपके, चार। यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिए दो प्लस है एक माइनस है, यानी कि आयन कितने हैं आपके, तीन। इस प्रकार से तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे अधिक आयन किसमें है, यहाँ पर NH4 का होल थ्रेस PO4 में सबसे अधिक आयन ये देता है। और आपको बताया गया है कि परासरण दाब जो है ये अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो सबसे अधिक आयन यहाँ पर ये दे रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका परासरण दाब जो होगा वो सर्वाधिक होगा, यानी कि सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी सही होगा। ये आपको बताया गया था कि परासरण दाब जो होता है ये अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो सबसे अधिक आयन यहाँ पर ये दे रहा है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन जो है कौन सा है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है क्वथनांक की। सबसे पहले आपको दिया गया है ग्लूकोज, यहाँ पर आपको दिया गया है ग्लूकोज। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको यूरिया भी दिया गया है, ग्लूकोज यूरिया। इन दोनों का जो है आयनन नहीं होता है, इनका जो है आयनन नहीं होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है KNO3, ये दिया गया है। जब ये आयनित होगा तो यहाँ पर बनेगा K प्लस और इसके अलावा NO3 माइनस, इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर है Na2SO4, इसका जब आयनन होगा तो यहाँ पर होगा Na प्लस, ध्यान दीजिए दो थे इसलिए यहाँ पर आगे दो लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा SO4 2 माइनस, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि इसमें आयन कितने हैं आपके, दो आयन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक प्लस है और दो माइनस है, यानी कि इसमें जो है तीन आयन है। यहाँ पर इसका आयनन जो है सर्वाधिक होता है, यानी कि इसमें जो है आयन अधिक उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका क्वथनांक जो होगा वो सर्वाधिक होगा, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी। यहाँ पर जो Na2SO4 दिया गया है इसका आयनन अधिक हो रहा है, यानी कि इसमें आयनों की संख्या अधिक है, इसलिए इसका क्वथनांक भी जो है अधिक होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 8 ग्राम NaOH यहाँ पर आपको दिया गया है और 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, मोलरता इसे हम लोग लिखते हैं C से, बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं ध्यान दीजिए WB बट्टे MB और गुणे में हो जाएगा 1000 बट्टे V, ये आयतन होगा और ये जो होगा आपका मिली में होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको NaOH दिया गया है। तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर Na यानी कि सोडियम, इसका जो अणुभार होता है ये होता है 23। इसके अलावा ऑक्सीजन इसका होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो अगर यहाँ पर हम लोग जो ये दिया गया है इसका अणुभार ज्ञात करें यानी कि MB, तो NaOH है यानी कि ये हो जाएगा 23, O का हो जाएगा 16, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 ग्राम, इतना आ गया। इसके अलावा आपको भार दिया गया है इसका 8 ग्राम, ये हो जाएगा 8 ग्राम। और इसके अलावा ध्यान दीजिए आयतन आपको दिया गया है यानी कि V बराबर आपको दिया गया है 450 ml। अब आपको इसमें मान रखना है, तो C बराबर ध्यान दीजिए WB, इसका मान हो जाएगा 8 बट्टे MB, इसका मान हो जाएगा 40, गुणे में हो जाएगा 1000 और बट्टे में हो जाएगा 450, इतना। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए 8 कम 8, 8 पन 40, यानी कि ये हो जाएगा 1000 बट्टे में हो जाएगा 5 गुणे 450। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका मान 0.444 मोल आ जाएगा।
यहाँ पर इतना आएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो दिया गया 0.44 m, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक है। आपको बताया गया कि परासरण दाब जो है वो अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जब आप इसका आयनन करेंगे तो NaCl का जब आप आयनन करेंगे तो इसमें आपको 2 आयन मिलेंगे। BaCl2 का करेंगे तो इसमें आपको 3 आयन मिलेंगे। जब इसका आप करेंगे तो इसमें आपको 4 आयन मिलेंगे। और इसके अलावा जब आप इसका करेंगे तो इसमें भी आपको यहाँ पर 3 आयन मिलेंगे। तो सबसे अधिक आयन आपको इसमें मिलेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा आयनन इसका हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर परासरण दाब भी सबसे अधिक इसी का होगा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनका आयनन आप करके चेक कर सकते हैं, आपको पीछे भी बताया जा चुका है इन सभी का। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद नंद जी अगला क्वेश्चन है हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। यहाँ पर दिया गया है विलयन का मोल अंश, इसके अलावा विलयन की मोलरता, विलयन की मोललता, इसके अलावा विलायक की मोललता। तो इसके लिए आप एक फार्मूला ध्यान दीजिए, फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर याद रखिएगा होता है के एफ इंटू एम, यानी कि आप बता सकते हैं कि हिमांक में अवनमन जो है वो मोललता के सीधे समानुपाती होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर सी यानी कि विलयन की मोललता के यहाँ पर ये सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको जल का भार दिया गया है, ये दिया गया है आपको 180 ग्राम। अगर इसका हम लोग अणुभार ज्ञात करें तो जल का अणुभार ध्यान दीजिए जल का सूत्र क्या होता है H2O, ये होता है। तो यहाँ पर 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, यानी कि ये आ जाएगा 18। तो जब आप मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार है 180, अणुभार है 18, भाग करेंगे तो 18 × 180 यानी कि 10 मोल। यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए वाष्प दाब अवनमन दिया गया है, हिमांक अवनमन दिया गया, पृष्ठ तनाव दिया गया और परासरण दाब। तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव, इसमें जो है विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये जो है अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी सभी जो है यहाँ पर अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है कि निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, यानी कि सबसे कम हिमांक जो है किसका होगा। तो याद रखिएगा पोटेशियम सल्फेट, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। सबसे कम हिमांक जो होता है वहाँ पर पोटेशियम सल्फेट का होता है, ये आप लोग याद रखिएगा।